तो चलिए आज का क्लास जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस क्लास में हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ेंगे, मेटाबोलाइट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक लिखिएगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की अगर बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर कौन कौन सा केमिकल्स आ जाएगा? वो केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और उस केमिकल का उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी फिजियोलॉजी में क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या काम कर रहा है, वो पता है। ठीक है, उसका यूज पता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस केमिकल को केमिकल रिएक्शन में कैसे वो पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका क्या फंक्शन हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, ये पता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो लिखिएगा द बायोमोलिक्यूल्स present in the living organism is called metabolites. The metabolites present in animal tissues and their physiological function is known called primary metabolites। पहले तो ये समझिए कि जो भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको सबसे पहले हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाबोलाइट्स। और वैसा मेटाबोलाइट्स जो प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू में और उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉन है, ठीक है ना, यार लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉन है, जान रहे हैं, तो वो कहलाएगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलेंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स those metabolites which is found in plants, fungi, etc. and their physiological function is not known, called secondary metabolites। ठीक है, और इस सेकेंडरी
मेटाबोलाइट का जो एग्जाम्पल है वो यहां पे देखिए, अल्कोलॉइड्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आता है उसमें है मॉर्फिन, कोडीन, पिगमेंट्स में क्रेटेनॉइड्स, एंथोसायनिन, टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन में एब्रिन, रेसिन, लैक्टिन्स में कॉनकोनावेलिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये जो टेबल दिया है इसको अच्छे से याद रखना है, इससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें से कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है या कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको एग्जाम में आ सकता है, तो इसको टेबल बना लीजिएगा। ठीक है ना, जगह छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो बायोमोलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, वो किस में आ जाएगा? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। और जो एसिड सोल्यूबल पुल था जिसमें हम लोग लिविंग टिश्यू को लेकर के ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाल करके उसको ग्रीन करते थे, उसका पेस्ट बनाते थे और उससे स्ट्रेन करके उससे लिक्विड यानी फिल्ट्रेट को बाहर निकालते थे, जिसको हम लोग एसिड सोल्यूबल पुल बोलते हैं। उस एसिड सोल्यूबल पुल में जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा होता है, वो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट यानी एसिड सोल्यूबल पुल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो टॉपिक लिखिएगा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिएगा, द बायोमोलिक्यूल्स having molecular weight less than 800 Dalton is called biomicromolecules. It is soluble in acid soluble pool. इसका एक्सेप्शन जो है इसमें, एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड जो है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, लेकिन ये एसिड सोल्यूबल पुल में नहीं आता है, और ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो एसिड सोल्यूबल पुल में डिसॉल्व होकर के आ जाता है उसके अंदर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लिपिड इज present in plasma membrane on grinding the cell, lipid forms vesicles
which is not soluble in water, hence lipid not soluble in acid and it is not found in acid soluble pool। और ये एसिड soluble pool में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये वेसिकल्स बना लेता है जो पानी में नहीं घुल पाता है। ठीक है, और ये किसके साथ प्रेजेंट रह जाएगा? ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट रहेगा। लिख लिए सब लोग? तो आइए अब हम लोग देखते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो इसका होगा वो मोर देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा। ठीक है, और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो होगा वो फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। और ये वो केमिकल्स जो एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा, वो मॉलिक्यूल्स जो होगा, वो केमिकल जो होगा वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आएगा। ठीक है, पहले इसका एग्जांपल लिख लीजिए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स, ये सब आ जाएगा। ठीक है, नोट में ये भी याद रखना है लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग प्रोटीन की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे एक एमिनो एसिड में आपको पता होना चाहिए कि एक ओइक एसिड ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम काउंट करें तो ये अल्फा कार्बन है, इसलिए इसको अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, जब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है, दो एमिनो एसिड आपस में ऐड होता है, तो इसको हम लोग डाइपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में क्या होगा कि एक एमिनो एसिड, ये है एक एमिनो एसिड, और मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल ग्रुप आर है और एक यहाँ पे दूसरा एमिनो एसिड है जिसका अमीन ग्रुप ये साइड है, और मान लो कि ओइक एसिड ग्रुप यहाँ पे है, इधर है हाइड्रोजन और इधर इसका R2 वेरिएबल ग्रुप या R1 वेरिएबल ग्रुप है, और ये दोनों
ऐड हो रहा है। जब ये दोनों जुड़ेगा तो इसका जो OH है वो और इसका एक H, ये दोनों मिलकर के इलिमिनेट करेगा वाटर, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो हो जाएगा CONH, COic एसिड, HR1 और इधर एक H और इधर R, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है अब इसको हम बोल सकते हैं डाइपेप्टाइड। क्या कहलाएगा ये? डाइपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड कहलाएगा। क्लियर है? अगर 3 अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएगा तो ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा, बहुत सारा अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएगा तो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? और ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। कि पेप्टाइड बॉन्ड किसमें पाया जाता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में पाया जाता है। तो प्रोटीन का अगर आप डेफिनेशन लिखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। अब पॉलीपेप्टाइड कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, और अगर इजी वे में लिखना चाहते हैं तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर है। क्या है? एमिनो एसिड का पॉलीमर है जिसमें बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ा है। और पेप्टाइड का मतलब क्या है ये समझ गए? दो एमिनो एसिड के बीच बनने वाला बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ा तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ा तो ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ा तो टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में जुड़ करके एक चेन बना दिया तो पॉलीपेप्टाइड। और प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड होता है। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। अब ऐसे एमिनो एसिड तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए 20 टाइप का एमिनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। कितने तरह का? 20 टाइप का। ठीक है, तो लिखिएगा 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड रिक्वायर्ड to form प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह के एमिनो एसिड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब जो है एमिनो एसिड का अगर हम प्रोटीन का अगर हम क्लासिफिकेशन करें प्रोटीन का, तो प्रोटीन जो होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन 2 तरह का हो सकता है। एक ऐसा प्रोटीन जिसमें सेम टाइप का एमिनो एसिड जुड़ा हो। ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। ठीक है, होमोपॉलीमर किसको बोलेंगे? जिसमें सेम एमिनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, या फिर ओनली वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एमिनो एसिड जुड़ करके आपस में चेन बना दे तो वो होमोपॉलीमर कहलाएगा। क्लियर है? या होमोपॉलीमर प्रोटीन कहलाएगा। दूसरा हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर उसको बोलेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बेसिकली जो प्रोटीन होता है ना, उसमें
बहुत अलग अलग तरह का एमिनो एसिड जुड़ा रहता है, कोई एक सेम एमिनो एसिड बहुत कम में ही जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, अगर हम लोग एमिनो एसिड के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। एमिनो एसिड को अगर हम लोग डिवाइड करें तो दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एमिनो एसिड को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। दूसरा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। वो एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, उसको हमको फूड के थ्रू नहीं लेना पड़ता है, तो वो नॉन एसेंशियल हो जाएगा। और जो एमिनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, उसको हमको फूड के थ्रू लेना पड़ता है, वो एसेंशियल एमिनो एसिड में आ जाएगा। एसेंशियल एमिनो एसिड नॉट फॉर्म इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये मस्ट टेकन थ्रू डाइट। डाइट के थ्रू आपको ये लेना पड़ेगा एसेंशियल एमिनो एसिड। और जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, ये फॉर्म्स इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर बनेगा, नॉट नेसेसरी या नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट। डाइट में ये होना कंपलसरी नहीं है, इसीलिए इसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ पाए? अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है। टॉपिक लिखिएगा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन क्या क्या काम कर रहा है वो चीज को देख लीजिए। कुछ प्रोटीन जो है, ध्यान दीजिएगा, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कुछ प्रोटीन जो है ना हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और जिसके थ्रू कुछ केमिकल्स को ये सेल के अंदर भेज पाता है, बाहर निकाल पाता है। मतलब वो एक चैनल बनाता है सेल मेम्ब्रेन में। क्या बनाता है? चैनल, रास्ता बनाता है। तो कुछ प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को मूव कराता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दूसरा है कुछ प्रोटीन सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। कुछ प्रोटीन ऐसा है जो हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन करता है उस ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करता है। सम आर हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स भी है। सम आर एंजाइम्स, और कुछ प्रोटीन जो है वो एंजाइम है। हर एंजाइम हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर का है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन में पहला क्या लिखिएगा? फर्स्ट नंबर में लिखिएगा सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट across cell membrane। दूसरा नंबर में लिखिएगा सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। तीसरा नंबर में लिखिएगा सम आर हार्मोन्स, और चौथा नंबर में लिखिएगा सम आर एंजाइम्स। तो ये सब फंक्शन हो गया किसका? प्रोटीन का।
अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात बताया गया है प्रोटीन के बारे में, और ये एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। कोलाजेन जो है, ध्यान दीजिएगा, कोलाजेन एक तरह का प्रोटीन है जो हम लोगों के मसल्स के सेल के ऊपर और मसल्स बंडल के ऊपर पाया जाता है। जिस तरीके से कोई वायर होता है तो उसके ऊपर कवर होता है ना रबर का, उसी तरीके से मसल्स बंडल, मसल्स फाइबर के ऊपर कोलाजेन पाया जाता है। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन कोलाजेन जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है एनिमल में। अगर पूछा जाए एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो वो है कोलाजेन। लेकिन अगर होल बायोस्फीयर की बात करें, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मिला लें, प्लांट भी मिला लें, एनिमल भी मिला लें, बैक्टीरिया भी मिला लें, फंगस भी मिला लें, प्रोटिस्टा भी मिला लें, सबको मिला लें, और बात करें कि कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो एक एंजाइम है जो प्रोटीन नेचर का है, उसका नाम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, शॉर्ट में उसको बोलते हैं रूबिस्को। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है ये होल बायोस्फीयर में। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। चलिए, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला लिखेंगे कि कोलाजेन is the most abundant protein in animal world। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई प्रोटीन है तो वो कौन है? कोलाजेन। और दूसरा नंबर में लिखिएगा राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं रूबिस्को, is the most abundant protein in the whole biosphere। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखिएगा, और यहां पे एक टेबल बना करके कुछ प्रोटीन का फंक्शन, नाम और फंक्शन दिया है। तो सबसे पहला देखिए कोलाजेन। तो कोलाजेन एक प्रोटीन है, इसका फंक्शन क्या है? इंटर सेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटर मतलब दो सेल के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो एक प्रोटीन है, प्रोटीन नेचर का और एंजाइम का काम करता है। इंसुलिन ये भी प्रोटीन नेचर का है, एक हार्मोन है। एंटीबॉडीज में अगर देखोगे तो जो एंटीबॉडी जो प्रोटीन नेचर का होता है, इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करता है। और रिसेप्टर जैसे सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल पता करना, टेस्ट पता करना हार्मोन का, ये सब का जो रिसेप्टर है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? सेल मेम्ब्रेन में। ये सब भी प्रोटीन है जिसके पास जाकर के कोई केमिकल बाइंड करता है तो ये मैसेज देता है सेल को अंदर, इसी को रिसेप्टर बोलते हैं, और उसके हिसाब से फिर ये सेल बिहेव या रिस्पॉन्स करता है। क्लियर है यहाँ तक? और ग्लूटाथोन एक प्रोटीन है जिसका बेसिकली काम क्या? इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है और इसके कारण ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाता है। तो यहाँ पे जो चीजें प्रोटीन के बारे में बताया गया है वो सब हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक या कंफ्यूजन? तो आज का क्लास में यहीं तक रहेगा।